नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई साहिबा का नॉवेल अजीब आदमी। आज अजीब आदमी की अगली किस्त सुनिए। अजीब आदमी। धर्म को प्लेन ही में मालूम हो गया था कि वो भी आ रही है। बड़ी खुशदिली और लापरवाही से हंस दिया। अभी तो तुम कह रहे थे इंग्लैंड गई है। उसने थोड़ी देर बाद बेताल्लुकी से पूछा, हाँ, अमीना और वो परसों ही पहुंच गए, मगर ये क्या जरूरी है कि मेले में आए? अम्मा मेले ही में शिरकत की गर्ज से आई हैं। अमीना को इजाज़त नहीं मिल रही थी क्योंकि उसका बुलावा नहीं था। तो फिर कैसे आ गई? धर्म बोला, 2 महीने पहले भाग दौड़ मचाई। जरीना ने कह दिया अकेली नहीं जाएगी। लड़की को एक साथी की इजाज़त मिल जाती है। मीना को बुड्ढे ने आने दिया होता तो फिर कोई बात नहीं थी, क्योंकि वही अकेली लड़की है इसलिए। तो क्या हर मीटिंग में भी उसे घुसने की इजाजत होगी? क्यों भाई, किस्सा क्या है? रणधीर ने उसे गौर से देखकर पूछा। अरे कुछ भी किस्सा नहीं। देखो भाई, अगर तुम यहां पर पसारे तो खुदा कसम, अबे हट, खाम खा के तूफान जोड़ रहा है। बात टल गई, मगर रणधीर का माथा खटक गया। अगर फिर से बात चल निकली तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। जब जुकाम होने वाला होता है तो छींकें आती हैं। धर्म को रणधीर बरसों से जानता था, उसकी रग रग से वाकिफ था। कभी तो उसे यह भी पता हो जाता कि वो क्या सोच रहा है। धर्म को जरीना फिर होने वाली है। छींकें आ रही हैं, जबान बंद है, मगर आंखें बोल रही हैं। आप ही आप मुस्कुराता है, फिर गम के बादल उमटते हैं, फिर हंस देता है, फिर कहीं खो जाता है। रणधीर को मालूम है वो दिल्ली में अपनी महबूबा से मिल रहा है, बिछड़ रहा है, रूठ रहा है, फिर मन रहा है। वो उसके दिमाग में कभी फूल खिलाती है, कभी कांटे झोंक देती है, कभी अंग अंग में रस भरती है, कभी जहर घोल देती है। वो समझ रहा था और लरज रहा था। यूरोप की सैर भंग होती साफ नजर आ रही थी। कैसी हो? धर्म ने जरीना को देखकर रसवन कहा, अच्छी हूं। आप तो बहुत बिजी हैं ना? नई पिक्चर शुरू हो गई ना? इंग्लैंड में बहुत मजा आया। मैंने कहा आओ अमीना आपा, यहां खो जाएं। बड़बड़ वो बकती रही। ये नहीं चाहती थी कि धर्म कुछ कहे। क्या भरोसा है क्या कह दे। और वो सट से गायब हो गई। धर्म के माथे पर नमी आ गई। नहीं, इस सर्दी में पसीना हरगिज नहीं आ सकता। रणधीर ने खुद को यकीन दिलाया। चहल पहल से चेहरे पर रौनक आ गई है, मगर वो अपने आप को धोखा न दे सका। जैसे लोहा मकनातीस की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे ही धर्म बेहोश बेसुध भरे मजमे में भूखी भूखी नजरों से डसता हुआ नामालूम सी गैर मरई डोर से बंधा हुआ चला जा रहा था। न उससे फोटोग्राफरों का खौफ था, न देश विदेश के मेहमानों की परवाह। वो सबको ढकेलता, धक्के खाता, उसके करीब पहुंच जाता। वो अपने इर्द गिर्द फैली हुई राहनाइयों का उज़्र करके फिर मजमे में खो जाती। मगर उसकी छठी हिस्स
उसे फिर वहीं खींच लाती। वो उसके पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे माँ अपने ताज़ा पाँव पाँव चलते बच्चे के पीछे बाहें पसार के भागती है। उसने देखा और ठिठक कर सांस रोक ली। बच्चा खंदक के किनारे डगमगा रहा था। धर्म ने उसके शाने को छुआ और जब मुड़ी तो उसके सामने हथेली फैला दी। सदियां भागती दौड़ती गुजर गई। वो मुट्ठियां भींचे उसकी हथेली को घूर रही थी। वो देखो, अमीना ने उसे घसीट कर अपने आगे कर लिया और आंखें मूंदे फव्वारों के करीब छूटती हुई आतिशबाजी देखती रही। धर्म ने मुट्ठी बंद करके जेब में डाल ली। उसकी नर्म नर्म आंखों में आतिशबाजी का अक्स धड़ाधड़ जल रहा था। वो रात रणधीर ने महाज पर गुजारी। मालूम होता था उसके सर पर बार बार बम फट रहे हैं। उसे धर्म के पागलपन में कोई शक नहीं रहा था। उसने कभी एक इंसान को बगैर खून की एक बूंद बहाए यूं फड़फड़ाते नहीं देखा था। रणधीर वो बेवफा नहीं। मेरे दोस्त, ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक तरफ शोले नहीं हो सकते। मेरे यार, मेरे सीने में बड़ी जलन है, जैसे कोई नाखूनों से खुरच रहा है। तो मुझे डांटते क्यों नहीं, गालियां क्यों नहीं देते? कुछ कहो, शायद मेरा ध्यान बटे, शायद दिल में गैरत जाग उठे। तब इस जलन पर शायद छींटा पड़ जाए। फिर वो एकदम दीवार पर हाथ रखकर खुद से कहने लगा, वो इसी होटल में, ये दीवार, फिर दीवार, दीवार, हजारों दीवारों के बाद वो उधर है। कैसी ताज्जुब की बात है ना? वो बड़े प्यार से दीवार पर हाथ फेरने लगा, जैसे वो सीमेंट की सर्द रुकावट नहीं, महबूबा का नर्म व लचकदार जिस्म हो। सुनो, ठीक से यहां आकर बैठो। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो फिर क्या मुश्किल है? रणधीर ने उसे फुसला कर पलंग पर बिठाया। तो फिर खामखा क्यों बिलबिला रहे हो? सुबह नहीं, अबे क्या जूते खिलवाएगा? मालूम है 3 बजे हैं। मुझे उसके कमरे का नंबर भी नहीं मालूम। सुबह मैं बात करूंगा, अमीना से बात करूंगा, मैं साफ कह दूंगा। वो एकदम रुक गया। उसे कतई कुछ नहीं मालूम था कि क्या साफ कह देगा, मगर वो बोलता चला गया। और भाई, जब वो भी, तुम मानते हो कि वो भी, मेरा मतलब है दिल से, तो हाँ यार, इसमें क्या शक है। रणधीर ने उसे ठंडा करने को कहा, मगर देखो, यहां परदेश में अपना खेल नहीं बनेगा, समझे? अपनी डिग्निटी में फर्क ना पड़े। हाँ, और देखो, यूं बेकार बड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं। यूं तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उसने बड़ी नरमी से कहा, बिगड़ जाएगा? धर्म फिर लर्जा, चिढ़ा। मेरा मतलब है खामखा दुनिया भर के लोग जमाए। तुम इतने बड़े प्रोड्यूसर हो, वो एक मामूली एक्ट्रेस। बात हिसाब से होनी चाहिए। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। हाँ। रणधीर ने उसे कंबल उड़ा दिया। ऐसा लगा जैसे वो एकदम सो गया। यार रणधीर, उसने एकदम सहमी हुई आवाज में कहा, मंगला का क्या होगा? रणधीर इतना थका हुआ ना होता
तो वहीं उसे कत्ल करके फांसी पर झूल जाता। तुम उनकी फिक्र ना करो, उनका इसमें क्या दखल। अच्छा यार सो जाओ, वरना हम सुबह उठ ना पाएंगे और वो लोग घूमने घामने निकल जाएंगी, बात टल जाएगी। उसने फुसला दिया और सुबह जब उसकी आंख खुली तो धर्म गुसल खाने में शेव कर रहा था। वो हड़बड़ा कर लपका। आधे रास्ते में याद आया कि बिजली का शेवर है। वो अपनी हमाकत पर चिढ़ गया। कमबख्त पागल के साथ रह रहकर वो खुद पागल होता जा रहा था। धर्म की आत्महत्याओं ने उसे बौखला दिया था। बड़ी मुश्किल से अमीना हाथ आई। रणधीर ने बिल्कुल आशिकों की तरह उसके गिर्द तवाफ करना शुरू किया। जी तो चाह रहा था कि एक मुक्का रसीद करे और कहे चल बैठ और सुन, मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, मगर उसने जब्त किया और उसे रसान रसान खिसका कर एक मेज़ के पास ले गया। जल्दी से कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और बड़े ही खुलूस और चाव से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अमीना, तुम उस बॉडम से तलाक क्यों नहीं ले लेती? अरे ये सुबह सुबह मुझे तलाक दिलवाने पे क्यों तुले हो? मगर वो खुश हो गई। कोई उसके लुच्चे मियाँ को बुरा तो कहता है, सॉरी, मगर वो खुश हो गई। कोई उसके लुच्चे मियाँ को बुरा कहता तो बड़ी दिलचस्पी से सुनती। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तलाक लेके क्या करूँ? वो हंसी। शादी, दीवार पाकों से, चींटियों भरे कबाब से कौन शादी करेगा? सारी दुनिया में तुम्हें कोई कौन ही नजर नहीं आता? एक है मियाँ अमजद अली उर्फ रणधीर, नाम सुना होगा जी? कुछ तो याद पड़ता है। सुना है वो तो, उनके तो बीवी इस्लाम 4 की इजाज़त देता है और 2 तो आप फरमा चुके हैं। अब तीसरी और कहीं कर डालिए, फिर चौथी के बारे में सोचा जाएगा। सुना है लोग आखिरी बीवी चाहते हैं। मगर रणधीर साहब, क्यों इधर उधर की बातों में वक्त बर्बाद कर रहे हो? उगल दीजिए ना। उगल दूं? अब मैं इतनी भी नन्ही मुन्नी नहीं हूं कि ये यकीन कर लूं कि सुबह सुबह मेरी तलाक पर तबसरा करने के लिए यहाँ लाएं मुझे। मेरा मतलब है, हमें प्रकाश जी जरा घुमाने ले जा रहे हैं, इसलिए रणधीर ने ज़्यादा तकल्लुफ मुनासिब ना समझा और उगलने लगा। वो चुप सुनती रही, बटुआ खोलती बंद करती रही। रणधीर के आसाब जवाब देने लगे। मुझे उसे बड़ी हमदर्दी है, उसने अल्फाज तौल कर कहा, मगर ये तो पता चले कि क्या चाहते हैं। यानी यहां इतनी लंबी चौड़ी दास्तान सुना डाली और आपको यही पता नहीं। देखिए, वो जो आप सोच रहे हैं उसका जवाब मेरे पास नहीं, उसी से पूछिए। लेकिन अगर क्या, अगर शादी का ख्याल है तो शादी रणधीर जब्त ना कर सका। आप तो ऐसे बित के जैसे कभी शादी का लफ्ज़ न सुना हो। वो खिलखिलाकर हंसी, हालांकि माशाअल्लाह से। और मंगला, रणधीर का खून खौल गया। अरे आप इतना बन क्यों रहे हैं? उनके बारे में तो सोचने के बाद ये सब कुछ तय किया होगा। और बच्चे, ओफो, बच्चे किसके नहीं होते? क्या आपके बच्चे नहीं थे? आपने जब दल्लू से ब्याह किया था तो अपनी बीवी के बारे में सोचा था? बस वही। रणधीर साहब, जरीना मेरी बहन है, उसकी जगह आपकी बहन होती तो आप क्या जवाब देते?
रणधीर की आंखों में खून उतर आया। आपा भी याद आ गई। हमें अपने बहुत मुकद्दस मालूम होते हैं। आपका मुंह बहुत सुर्ख हो रहा है, लोग देख रहे हैं, न जाने क्या समझ रहे होंगे। वो उठने लगी। ये मेरी अपनी राय है। और जरीना की, वो जरीना जाने। वो मुस्कुराती हुई चली गई। जब रणधीर ने गालियों के कली फुदने लगाकर धर्म को सब बातें बताई तो वो फूल की तरह खिल उठा। बड़ी फरमाबरदारी से गालियां सुनी, छेपी हुई नजरें उठाई। आंखों के कोने पर मोती कांप रहे थे। जब वो अमीना से बातें कर रहा था तो बाहर फव्वारों के पास जरीना से मुठभेड़ हो गई। फौरन फोटोग्राफर टूट पड़े। वो उसे बड़ी मुश्किल से बचाकर निकाल लाया और फिर वो वजन देखने की मशीन में सिक्के डालकर कार्ड देखने लगा। ये देखो, धर्म ने मुट्ठी खोल दी। वजन का कार्ड रणधीर ने उठाकर देखा। ये इधर पीछे देखो। वो बच्चों की तरह शर्माया। बिछड़े महबूब से मुलाकात हो, दिल की मुराद पूरी हो, कार्ड पर लिखा था। अबे गाउदी उर्दू के पट्टे आशिक के बच्चे। उसका जी चाहा एक घूसा मार कर कहे, मगर एक शर्त है, यूं मामला नहीं पटेगा, शादी करनी होगी। शादी? धर्म शौक से मफलूज होने लगा। जी, निकाह और महर। रणधीर ने महर की तशरीह की। अरे महर जितना भी कहो, महर से काम नहीं चलेगा, निकाह करना होगा मुसलमान होकर। रणधीर घुराया। और अगर अब के तुमने भाभी का नाम लिया तो खुदा की कसम जबड़ा तोड़ दूंगा। उसका नाम लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं। वो एकदम चुप हो गया। वेटर ने बियर के मग लाकर सामने रख दिए। रणधीर ने बिल उठाया, मगर जब तक धर्म ने नोट बैरे को पकड़ा दिया। कंपनी खर्च। दोनों अपने अपने ख्याल में गुम बियर पीने लगे। यार रणधीर, ये निकाह कैसे होता है? ये आदमी है या घनचक्कर? उधर मंगला को ट्रंक कॉल मिलाने के लिए भागा भागा फिर रहे, बच्चों के लिए खिलौने और चॉकलेट खरीद रहे, इधर निकाह की फिक्र में घुला जा रहे। उसने निकाह की तशरीह कर दी। यार बांद्रा की मस्जिद में काम बन जाएगा? धर्म ने बड़ी मासूमियत से पूछा। न जाने क्यों रणधीर को मंगला पर होने वाली ज्यादती पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उसने खुद दल्लू से शादी की थी तब उसे अपनी बीवी पर कतई तरस नहीं आया था। हालांकि मंगला उससे कुछ खुश न थी। यही समझती थी कि वो जरीना की दलाली करता है। वो देर तक धर्म को डांटता रहा, फिर उसको रहम आने लगा, क्योंकि वो सर झुकाए मलामतें सुनता रहा। जब रणधीर बादिल नाखास्ता अमीना को धर्म का जवाब देने के लिए कमरा तलाश करके पहुंचा तो मालूम हुआ वो लोग बाहर गई हुई हैं, शाम तक लौटेंगी। फिर शाम को मालूम हुआ फ्रांस चली गई। धर्म ने पीछा करने का प्रोग्राम बनाया। नहीं यार, अगर मामला करना ही है तो लौंडियार से कोई फायदा नहीं। उनकी सीटें बुक थीं, जाएंगी कहाँ? चलना तो साथ ही है। यहाँ हवाई जहाज के पीछे दौड़ने से क्या फायदा? मगर एयरपोर्ट पर पहुंचने से मालूम हुआ उन्होंने बुकिंग कैंसिल करवा दी है। पता नहीं कब और किस प्लेन से जाएंगी, कुछ ना पता चल सका। धर्म वहीं फैल गया।
मगर रणधीर ने सख्ती पकड़ ली। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे मंगला के नागपुर जाने की इत्तला मिल गई। नागपुर का प्रोग्राम खासा कामयाब रहता अगर मंगला ऐन वक्त पर जरूरत से ज्यादा पीकर स्टेज पर न जाती। किसी को शुबा न था कि वो इस हद तक आदी हो चुकी है। सुबह से वो अपने होटल में कमरे में बंद पड़ी थी। जब वो झूमती लड़खड़ाती स्टेज पर आई तो सब मुतहिया रह गए। उलझे बाल, बेतरतीब कपड़े, इधर ऑर्केस्ट्रा ने साज मिलाए और उधर उसे बड़े जोर की उबकाई ने दबोच लिया। मारे सड़ांत के नाकें सड़ गई, पर मुश्किल उसे बाहर ले गए। अखबार में माफ कीजिएगा, अखबार में सारी तफसील के बाद लिखा था कि धर्म जर्मनी गया हुआ है और शायद मंगला का पैर भारी है। क्या जरूरत थी जाने की? मैंने मना किया था, वो एकदम नरम पड़ गया। मुझे बताया भी नहीं मंगुली ने। तुम्हें मोहलत मिले तो बताए। यार गर्दन उड़ा देने के काबिल हो। तुम जैसी उसकी बेकदरी करते हो वही है जो बर्दाश्त कर रही है। और कोई होती तो कभी की तुम्हारे जन्म में थूक कर अलग हो जाती। धर्म से बेतकल्लुफ तो हमेशा था, मगर ढोल थप्पा का रिश्ता न था। मगर जर्मनी में जो बीती और रणधीर की अहमियत बढ़ी तो वो कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ हो गया। पहले वो उसे जीनियस मानता था, अब जरा शक पैदा हो गया था। एक मिनट हुजूर, 2 सफ़े पलट गए शायद। आपके फिर बेटा और हम भी ऐसी सुपर हिट बनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। उसने मंगला के बेड पर बैठकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, भगवान ना करे। उसने धर्म का हाथ झटक दिया और ऐसे दूर हट गई जैसे वो कोई कोढ़ी हो। मंगलू बाबा, ये चोंचले वहीं बघारो जाके। वो बेड से उठकर सिगार मेज पर जा बैठी। दराज खोलकर उसने ग्लास में थोड़ी सी विस्की डाली और कंघी करने के लिए चोटी खोलने लगी। मंगला, ये सवेरे सवेरे। तो मंगला ने जैसे वो चिढ़ाने के लिए नीट पीना शुरू कर दी। ये अच्छा नहीं मंगला। क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है ये मैं भी जानती हूं। तुम क्यों फिक्र में घुले जाते हो? मंगला, अरे बाबा जाओ ना अपनी गुलबदन के पास। बड़ी मुश्किलों से तो रूठी देवी को मनाया है, कहीं खफा ना हो जाए। क्यों तूफान जोड़ती हो? वो तो पेरिस से अभी आई भी नहीं। धर्म के मुंह से निकल गया। जभी मेरा भेजा चाटने की फुर्सत मिल गई, वो नंगी तलवार की तरह खींच गई और एक बड़ा सा पैग उंडेल कर मुंह से लगा लिया। धर्म उसकी तरफ बेबसी से बढ़ा। दूर दूर। उसने हाथों से इशारा किया, मुझे हाथ ना लगाना वरना बहुत पछताओगे। धर्म उसकी आंखों का जहर न बर्दाश्त कर सका, तेजी से बाहर निकल गया। मंगला ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कुंडी चढ़ा दी। नहीं रणधीर, अब कोई गुंजाइश नहीं। मैं भी उसे इस अकड़ का मजा चखाऊंगा। अमीना ने क्या कहा? मिली कब जो कहती? तुमने फोन किया? फोन? अरे मैंने उसकी चौखट की खाक ले डाली, मगर वो लोग आउटडोर की तैयारियों में लगी हैं, मिलती ही नहीं। ये घर तो अमीना के नाम है, उसने दूसरा फ्लैट ले लिया है, किसी वक्त नहीं मिलती।
इसका ये मतलब है कि वो लोग वहीं रहने लगे और वहाँ का टेलीफोन अभी आया नहीं है। उसकी शर्त तो तुम्हें मालूम ही है। मगर यार, तुम हो निरे थाली के बैंगन, फैसला तो कर लो पहले। कर तो लिया फैसला, धर्म ने निहायत गैर फैसला कुन अंदाज में कहा। तो फिर रीता के जरिए बातचीत की क्या मानी? धर्म बेबस हो गया। अच्छा, अगर तुम वाकई फैसला कर चुके हो तो मंगला को तलाक दे दो। तलाक? रंजीत, तुम ये क्या कह रहे हो? वो मेरे बच्चों की माँ है, मैं निहायत ही कमीना हूँ, मगर उसके ये मानी तो नहीं। अच्छा, भूल हुई, मैं वाकई बड़ा गधा हूँ। उसने कोहनियों तक हाथ जोड़े और तेजी से बाहर निकल गया। रणधीर, धर्म ने दौड़कर उसका गरेबान पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? बड़ी बेबसी से पूछा। जहन्नुम में। वो गरेबान छुड़ाने लगा। रणधीर, ऐसे वक्त में तुम भी मेरा साथ छोड़े जा रहे हो? उसने गरेबान छोड़ दिया। उफ, वो नेक बख्त मेरा इंतजार कर रही होगी। फिल्म के टिकट मंगवाए थे, उसकी सारी अकड़ खत्म हो गई। हाँ, वो इंतजार कर रही होगी, जाओ। वो वापस कमरे में चला गया। सुबह 8 बजे पहुंच जाऊंगा। वो उसके पीछे पीछे गया। धर्म दराज खोलकर बोतल निकाल रहा था। जाओ, मैं तो कहीं नहीं जा सकता, मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। रणधीर का दिल डूबने लगा। जाते हुए कदम रुककर लौट पड़े। थोड़ी देर दोनों खड़े सोचते रहे। फिर रणधीर चोरों की तरह बैठ गया। चलो रीगल में, अच्छी फिल्म लगी है। धर्म मुस्कुरा रहा था। वासु को फोन कर दो, 1 से 2 भले। कोई जरूरत नहीं, हाथ हो गई। उसने भी एक गिलास उठा लिया। दोनों खामोश पीते रहे। बिल्कुल बात को टालकर फिल्म की बात करने लगे। माला को अपना रोल बहुत पसंद है, बड़ा जी लगाकर काम करती है। अब तो फिर से राइटिंग शुरू कर दी है। हाँ, अच्छा फिगर निकल आया है। बहन के रोल के लिए सोचा कुछ? कोई जश्ती नहीं। हैदराबाद चलते हो? क्यों? जरा छोकरियां देखेंगे। पद्मा कोई नई लौंडिया लाई है, चलते हो? धर्म एकदम मुस्तैद हो गया। यार, देर हो जाएगी, अभी तो 11 भी नहीं बजे। धर्म ने फुसलाया। हाजी के होटल से थोड़े से कबाब लेते चलेंगे। एकदम मतला साफ हो गया। रणधीर 5 मिनट के लिए अपने घर ठहरा। दल्लू को समझा बुझाकर आ गया। पद्मा के यहाँ एक हंगामा बरपा था। नई छोकरी रसमलाई की तरह भरपूर थी, बेइंतहा चुलबुली, धर्म की फिल्मी पोजीशन से मरूब, रणधीर की अहमियत से वाकिफ। कैसी रहेगी छोटी बहन के रोल के लिए? जरा ठिंगनी है और कल्ले बहुत फूले हुए हैं। रणधीर को बाज वक्त सख्त हैरत होती थी। धर्म की नजर इस कदर तेज थी, खा वो कितना भी मदहोश हो, बहा जा रहा हो, बिल्कुल कैमरे के लेंस की तरह चेहरे मोहरे की पैमाइश से नहीं चूकता। उसका अंदाजा कभी धोखा नहीं खाता था। जरीना इस शिद्दत से उसके हवासों पर छाई हुई थी, फिर भी वो शॉट लगवाते वक्त हमेशा उसके भौंडे हाथों और पैरों से कैमरा दूर ही रखता था। इश्क में अंधा होते हुए भी उसकी फन्नी गलतियों को कभी दरगुजर नहीं किया। पद्मा के यहाँ से 3 बजे लौटे तो जहन पर से सारा गुबार धुल चुका था। धर्म ने वहां बहुत कम पी थी। बातें खूब और खुलकर की। न जाने क्या बात थी। पद्मा की सोहबत में सारी माफ कीजिएगा, न जाने क्या बात थी। पद्मा की सोहबत में सारी जज्बातियत साबुन की तरह धुल जाती थी।
अब रणधीर उसे उतार कर चला गया तो वो दिमागी तौर पर काफी सेहतमंद महसूस कर रहा था। सोने से पहले एक और पैक के लिए दराज खोला, बोतल खाली थी। इधर उधर ढूंढने लगा, कपड़ों की अलमारी में बोतल मिल गई और उसके साथ ही वो एल्बम भी मिल गया जो स्टिल तैयार करने वाले ने उसे निजी तौर पर पेश किया था, जिसकी कीमत उसने अपनी मद्रास की फिल्मों में उसे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर चुकाई थी। उसमें सिर्फ उसकी और जरीना की वो तस्वीरें थीं जो रिहर्सल के दौरान में ली गई थी। न वो सीन फिल्में जोड़े गए थे और न उनके स्टिल बाहर वालों को दिखाए गए थे। वो सुबह तक उन तस्वीरों को देखता रहा। फिर उसने अपना 16 मिलीमीटर का प्रोजेक्टर निकाला और वो सीन देखता रहा जो फिल्म में शामिल नहीं हुए थे। ये फिल्म गंदे या काबिले एतराज़ नहीं थे। दो इंसानों के दरमियान खूबसूरत इख्तलात के फिल्म थे। रणधीर से उसने वादा किया था कि वो उन सबको जला देगा और सब कुछ भूल कर नई जिंदगी शुरू करेगा। उसने उन्हें जलाया नहीं, सेफ में छुपा दिया। नई फिल्म का काम शुरू हो गया। अजीब इंसान था। एकदम फिल्म के खूबसूरत ड्रामाई सीन आ जाते तो जाग उठता, बड़ी जांफिशानी से दुनिया को भूल कर जुट जाता। फिर न जाने क्या हो जाता। कुछ दिल को चोट सी लगती, वो अपने कमरे में हो जाता और शराब की बोतल सीने से लगाए कई कई दिन के लिए बेकार हो जाता। कभी बच्चों से मिलने जाता और मंगला से मुलाकात हो जाती तो दोनों कन्नी काट जाते। ऐसा बहुत कम होता था क्योंकि जो ही मंगला को उसके आने की खबर मिलती वो इधर उधर हो जाती। नई फिल्म के गानों के बारे में न किसी ने उसे पूछा न उसने तवज्जो दी। इससे यह मतलब नहीं कि वो फिल्मों में गाना नहीं चाहती थी। वैसे रुपए के लिए उसे काम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि धर्म उसे बहुत रुपया देता था। वो जानता था कि वो खुद नहायत बेतुका आदमी है। मंगला ही बच्चों के मुस्तकबिल को संवारेगी, इसलिए वो अपनी एक्टिंग की कमाई तो सबकी सब उसी को दे देता था। मंगला अपने खानदान के बाद अगर किसी चीज से दिलचस्पी रखती थी तो वो था उसका गाना। इतने दिन वो सिर्फ धर्म की फिल्मों के लिए गाती रही, इसलिए उसका फन महदूद होकर रह गया। वो साल में एक और ज्यादा से ज्यादा 2 फिल्मों के गाने गाती। दूसरे प्लेबैक वाले सैकड़ों गाने गा लेते। मश्क से महारत बढ़ती है और हर दिल अजीजी बढ़ती है। सुनने वालों के कानों में भी उन्हीं की आवाज़ें पड़ती हैं। ज़्यादातर उन्हीं के गानों की फरमाइश होती है। उन्हीं के रिकॉर्ड ज़्यादा तादाद में बिकते हैं। माफ़ कीजिएगा। फिल्म मांग को नज़र में रखकर बनाए जाते हैं, खा वो अदाकारों की मांग हो या गानों की। मंगला अपने जहनी सुकून के लिए गाना चाहती थी कि जिंदा होने का एहसास ना ख़त्म हो जाए। वो हर तरह का कॉपरेशन करने को तैयार थी। जो भी उसे लेता वो पीना पिलाना बंद करके बड़ी संजीदगी से रियाज शुरू कर देती। खुद रिहर्सल के लिए पहुंच जाती। पैसा मांगना तो दरकिनार, वो उनकी हर तरह मदद को तैयार हो जाती। धर्मदेव से ताल्लुकात बिगड़ने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सबसे कट गई। धर्म के पास ही बुलावा आता। अगर ज़रूरी होता तो वो खुद अपने दोस्त अहबाब के साथ चला जाता, उसके लिए कोई बहाना कर देता। लोग उसे भूलते जा रहे थे। वो लोगों के दिलों में रहना चाह रही थी क्योंकि वो गरजमंद थी। इंडस्ट्री को उसे कोई दिलचस्पी न थी।
वही गिरा पड़ा डायरेक्टर जिसे दूसरे कलाकार रियायत देने से इनकार कर देते, मंगला के पास हाथ फैलाता आता। जाहिर है न आम तौर पर वो बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर देता, ना ही उसकी फिल्म हिट होती, ना अच्छी टेक्निकल सहूलतें मिलती। फिल्म इंडस्ट्री उभरते कलाकार के पीछे भीख का प्याला लेकर भागती है, गिरे हुए को रौंदती चली जाती है। इतनी अजीम फनकार कसरे गुमनामी में डूबी जा रही थी और तिनके का सहारा न था। वो गुमनामी और बेतवज्जही में खो जाने को तैयार न थी। वो देख चुकी थी कि सुरैया कहाँ गई। वो जो कभी चोटी की फिल्म स्टार थी, जिसकी आवाज़ सुनकर पत्थर भी तड़प उठते थे, जो लाखों के दिल में अपनी आवाज़ का जादू जगाया करती थी, आज कहाँ है? वो जिंदा है, उसका गला जिंदा है, मगर कौन जानता है। वो सुरैया की तरह जिद भी नहीं करना चाहती थी कि फिल्म की हीरोइन बनाई जाएगी तभी उसकी आवाज़ मिलेगी। सुरैया अपनी आवाज़ के साथ जिस्म को ना भूल सकी। मंगला सब कुछ भूलने को तैयार थी कि वो एक बड़े फनकार की खुशहाल बीवी है जो फिल्म कंपनी का मालिक है। उसने कोई शर्त नहीं लगाई, मगर उसकी मकबूलियत बहाल ना हो सकी। सुबह किसी गुमनाम प्रोड्यूसर ने उसे फ़ोन किया, शाम को गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में तय करने आएगा, मगर कोई ना आया। गरीब भागता फिर रहा होगा झोली फैलाए। म्यूजिक डायरेक्टर भी कहाँ तक मुरव्वत पर फिल्में बनवाएंगे? म्यूजिशियन को तो नकद ही देना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग का खर्च, और पहले वादे पूरे ना होंगे और कब तक करेंगे। बम्बई के 90% प्रोड्यूसर कड़के हैं कि इतने में घंटी बची। सोचा शायद प्रोड्यूसर होगा, देर सवेर आ ही गया, मगर जब एक लंबा दुबला पतला सा लड़का छेंपता शर्माता अंदर आया तो उसे पहचान भी ना पाई। जब उसने अपना नाम और निशान बताया तो चौंक पड़ी। कौन? फरीद? बाप रे बाप, क्या ऊंट का ऊंट हो गया है। अरे मुनीर कहाँ है? बैठो। मुनीर कॉलेज गया है। और तुम नहीं गए कॉलेज? मैंने तो एफएससी से छोड़ दिया। अच्छा, अब क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। धर्म जी ने कहा था फिर टेस्ट लेंगे, साइड रोल है, उसी के बारे में पूछने आया था। अभी मंगला और धर्म की एलर्जी का चर्चा आम नहीं हुआ था, और फरीद तो अभी इंडस्ट्री में दाखिल ही नहीं हुआ था। फिल्मी शौहर घरों पर कम ही मिलते हैं। मंगला ने धर्म की गैर हाजिरी का कोई जिक्र नहीं किया। अरे उनके कहने का क्या ठीक, मगर फिर वो संभल गई। भूल गए होंगे। मैं ये पूछने आया था कि शूटिंग है कि नहीं। उन्होंने कहा था कि शूटिंग शुरू होगी, तब सेट पर ही टेस्ट लेंगे। टेलीफोन पर कोई ठीक से जवाब नहीं देता। फिल्म लाइन पसंद है, हाँ, अगर चांस मिल जाए तो। अरे बड़ी गंदी लाइन है, कुछ और काम करो ना। कहाँ मिलता है काम? एक फिल्म लाइन है जहाँ काबिलियत धरी रह जाती है, बस किस्मत चलती है। अरे दुनिया में बहुत काम है, मगर फिल्म लाइन में क्या बुराई है? क्या बुराई नहीं, ये पूछो। तुम तो मजे करते फिरोगे, बीवी सर पकड़कर नसीब को रोएगी। बीवी है ही नहीं तो रोएगी कहाँ से? वो हंसा, कभी तो आएगी। क्यों आएगी? मैं शादी नहीं करूँगा। हाय राम, घर नहीं बसाओगे? मंगला अपनी धुन में कहती चली गई। उसे ये बातें नहीं छेड़नी चाहिए थी। फरीद का बाप किसी ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त हीरो था। उसकी फिल्मी बीवी एक आर्टिस्ट के साथ भाग गई थी। तो फरीद 5 बरस का होगा। चाय लोगे क्या ठंडा? जी अब चलूँगा। आप धर्म जी को याद दिला दीजिएगा।
पहले भी उन्होंने वादा किया था, वो खड़ा हो गया। अरे बैठो ना। उन दिनों मंगला अकेली बैठी ऊब जाया करती थी। कोई भूला भटका हाथ फंसता तो उसे उठने ना देती। वो तन्हाई से डरने लगी थी। अरे बैठो ना। उसने फरीद की आस्तीन पकड़कर बिठा लिया। जब उसने विस्की पेश की तो फरीद छटपटा गया। क्यों? क्यों ना? बहुत ज़रा सी दी है मैंने। नहीं, फरीद तकल्लुफ़ करने लगा। अरे इतना बड़ा ताड़ तरीका हो गया कि अभी तक दूध ही पीता है। मंगला मूड में थी। डैडी, वो झिझक गया। तेरे डैडी नहीं पीते? अरे खूब पीते हैं। कभी तुझे नहीं पिलाई? सच्ची के झूठ बोल रहे? फरीद हंसने लगा। यार दोस्तों के साथ चक्की तो है, तो बस लो, 2 बूंद तो है ही। बड़े तकल्लुफ़ से उसने ग्लास ले लिया। मंगला उसकी सूरत देखती रही। अभी कल ही की तो बात थी जब वो नई नई ब्याह कर आई थी, तो मुश्किल से उसे कांधे तक आता था। कभी गेंद अहाते में आ जाती तो लड़कियों की तरह लाल कत्तर होता आता। देखते ही देखते 6 फुट ऊंचा हो गया, मगर चेहरे पर अभी तक बचपन नजर आता था। लड़कों के इतने सुर्ख होंठ अच्छे नहीं लगते, जिसे लिपस्टिक लगी हो। अभी जहर हलक से नहीं उतरा। फरीद की शरबती आंखें 3-4 पेज में स्याह पड़ गईं और हीरे की कनी की तरह दमकने लगी। मंगला उसे रुखसत करने उठी तो साड़ी पैर में उलझ गई। इससे पहले के मुंह के बल गिरती, 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। वो खुद को छुड़ाकर जल्दी से अपने बेडरूम में हाँफने लगी, जिसे बहुत दूर से भागी चली आ रही हो। साड़ी का पल्लू खींचकर उसने अपने गिर्द लपेट लिया और वहीं कालीन पर बैठ गई। उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, जिसे जाड़ा बुखार चढ़ने वाला हो। अक्सर ऐसा होने लगता। डॉक्टर कहते थे शराब पर काबू होना चाहिए। ये उसके बस की बात न थी। इस भंवर में एक बार फंसकर फिर कौन छूटा है। और वो तो एक कमज़ोर अबला थी। जिंदगी की नामुरादी और तन्हाई ने उसे बेदम कर दिया था। शराब उसका आखिरी साथी था। ये क्या हो रहा है मुझे? अभी अगर मेरा दम निकल जाए तो? बेख्तियार से धर्म याद आ गया। ऐसा बेरहम तो नहीं कि मरती हूं तब भी ना आए। ये उसने क्या कर दिया? धर्म क्या इतनी दूर चला गया कि मुड़कर भी न देखेगा? नहीं, एक बार उसे आना ही होगा। फिर वो उसे अपनी बाहों में जकड़ लेगी, जाने ना देगी। बस एक बार उसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद लेगी, फिर कभी ना खोलेगी। वो फ़ोन करती रही, इंगेज की आवाज़ आती रही। बड़ी मुश्किल से कनेक्शन मिला। हेलो, मैं केशव बोल रहा हूँ दीदी। मुझे टेलीफोन दो। क्या बात है दीदी, मैं आऊँ? नहीं, वो ज़ोर से चीखी, जिसे केशव के दिल का हाल जानकर फेले बद की धमकी दे रहा था। बच्चे तो ठीक हैं? हाँ ठीक हैं, उन्हें बुला दो। दीदी वो अगर कोई ज़रूरी काम हो तो। कमीने, हरामजादे, मंगला ने फ़ोन पटक दिया। वो ताज़ा पैर गुंडेल रही थी। टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, मैं रणधीर बोल रहा हूँ। वो कहाँ है, ज़रा बुलाइए। मंगला को म्यूज़िक और कहकहों की आवाज़ सुनाई दी। तुम स्टूडियो से बोल रहे हो ना? जी हाँ। रणधीर की आवाज़ कपड़े में लिपटी हुई सी मालूम पड़ रही थी। वो बहुत थके हुए हैं, अभी सोए हैं, बुखार भी मालूम होता है। मंगला सर से पैर तक लरज रही थी। ये सब मेरे दुश्मन हैं, सबकी मिली भगत है, मुझे चिढ़ाना चाहते हैं। गीदड़ शेर की दुम से लगे हुए हैं, जीता नहीं छोड़ेंगे। वो और भी डर गई। बहुत ज़रूरी काम हो तो। मुझे रुपया चाहिए, उसने बड़ी खरी आवाज़ में कहा। अच्छा, मैं सुबह ही भिजवा दूंगा। और कोई काम? नहीं,
उसने हौले से फोन रख दिया, खाली हाथ गोद में रखकर बैठ गई। बंबई का पिछले पहर का सन्नाटा दिल पर हौल बनकर छा गया। आबादी से दूर यहाँ ढंडार बंगले में वो 3 बच्चों के साथ नौकरों के रहमो करम पर पड़ी है। यहाँ किसी की नीयत खराब हो जाए और गला काट के डाल जाए, कोई अपना नहीं, पुकारो तो कोई सुनेगा भी नहीं। उसे हर खिड़की और हर दरवाजे से डर लगने लगा कि अभी दरवाज़ा खुलेगा, ढाटा बांधे कोई नंगी छुरी चमकाता उसकी ओर बढ़ेगा, तब उसके हलक में आवाज़ घुट जाएगी। उसने उठकर जल्दी से खिड़कियां बंद की, दरवाज़ों को देखकर तसल्ली की और भी वहशत बढ़ने लगी। वो तीर की तरह बच्चों के कमरे में गई। आया फर्श पर सो रही थी। दबे पांव वो चोरी चोरी तीनों को उठाकर अपने कमरे में लाई। पलंग नरम गरम जिस्मों से लबरेज हो गया। तब ढारस बंदी। राम जाने वो कौन से जन्म की बात थी। मधभरी आंखों वाले एक लड़के से इमली के पेड़ की सब छांव तले कोई प्यारा सा ख्वाब देखा था। कौन था वो? जल्ला सा नाम था। रणधीर टेलीफोन के रिसीवर पर हाथ रखे थका हुआ बैठा रहा। जब मंगला ने धर को फोन किया तो वो केशव ने उठाया, क्योंकि वो वहाँ मद्रास की ट्रंक कॉल के इंतजार में बैठा हुआ था। जब मंगला ने टेलीफोन पटक दिया तो उसने रणधीर को फ़ोन किया, जो उस वक्त पद्मा के यहाँ से बोल रहा था। धर्म को टेलीफोन पर बुलाने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वो पद्मा की बर्थडे मना रहा था। आज बहुत दिन बाद धर्म को मूड आया था। उसने दिन भर बड़े जोशो खरोश से नई फिल्म के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया था। सेट के डिज़ाइन पास कर दिए थे। 15 दिन से कब में तैयार नहीं होगा। ये मूड तो बस पूर्णिमा के बाद कहीं गायब ही हो गया था। उसने इत्तेफाक से उसके 2-4 दोस्त भी यहाँ पहुंचे। राम सिंह, रहमान और रमी भी 2 दहकती हुई लड़कियों के साथ आन धमका। रीता को उसकी नई जगह का पता चल गया था और वो शबखून का आज़म किए बैठी थी, इसलिए उसे चकमा देकर उधर खिसक लिया। कार में दूसरा सामान्य ऐश भी था। उस दिन पद्मा की सालगिरह भी थी। किसी को याद भी न था कि सिर्फ 4 महीने पहले उसकी सालगिरह हो चुकी थी। गुज़िश्ता 12-14 बरस में कम से कम 25 बर्थडे पार्टियां दे चुकी थी, मगर अभी मुश्किल से 22वां साल लगा था। क्या कयामत थी। 14 बरस पहले न जाने कितने प्रोड्यूसरों के तख्ते लौट गए, मगर वो हीरोइन ना बन सकी। देखने में सेक्स अपील का पिटारा थी, पर कैमरे की आंख से हवा नजर आती थी। उस वक्त अपनी खाल से भी ज्यादा चुस्त ब्रोकेट की कमीज और चूड़ीदार पजामा पहने थी और सड़क कूटने के इंजन की तरह अपने आशिकों को पीस रही थी। उसका दुपट्टा न जाने कहाँ से कहाँ होता हुआ उस वक्त धर्मदेव के गले में हमायल था। लड़कियां कम और मेहमान ज़्यादा थे। उस वक्त वो इस चाबुक दस्ती से मोर्चा संभाले थी कि 10 का काम निपटा रही थी। धर्म उस वक्त नीली 4 खाने की तहमत और लखनऊ के चिकन के कुर्ते में बिल्कुल रंगीले शाह बना एक कमसीन से लड़की की हथेली पर विस्की मुंडेल कर चुस्कियां लगा रहा था। माफ कीजिएगा। वो खिलखिला रही थी और लोग तालियां बजा रहे थे। रमी यूं से मैदान मारता देखकर उठा। उसने अपने पहलू में मचलती हुई मुर्गी को औंधा लिटाया, कुर्ता हटाकर उसकी पुश्त की नली में रम डालकर सर पे लगाने शुरू कर दिए। इस जिद्दत पर और तुर्क लगे और सभी अपनी अपनी जहानत के मुताबिक लड़कियों के सागर बनाने लगे। फोन रखकर रणधीर थके थके कदमों से वापस टेरेस पर आया। धर्म उस मजमे में नहीं था। चारों तरफ नजर दौड़ाई। सबसे अलग वो मुंडेर पर झुका हुआ 3री मंजिल से नीचे सीमेंट की पक्की सड़क पर नजरें गाड़े हुए था। बात नहीं बनेगी।
शायद सिर्फ हाथ पैर टूट जाए। उसने मुस्कुराकर कहा और धर्म हंसने लगा। देखो यहाँ से किस कदर किस कदर खूबसूरत शॉट बनता है। धर्म ने हाथों से कैमरे का फ्रेम बनाकर देखा। बस वो एक लैंप पोस्ट और पास पड़ा हुआ ड्रम। वल्ला यार, आदमी तुम काम क्यों, क्या ही अच्छा होता जो तुम हमसे इश्क करते, तुम भी हमें तरसाते। धर्म आकर कालीन पर लेट गया। नहीं दोस्त, हम तो तुम्हारे कदमों में दम तोड़ देते और उफ ना करते। रणधीर उसके पास पालती मारकर बैठ गया। धर्म आधा लेटा रमी की खरमस्तियाँ देख देख कर हंसने लगा। उसने कमीज और बनियान उतार फेंका था और घोड़ा बना चड्डी दे रहा था। उसकी पीठ पर एक ततैया सी छोकरी बैठी टक टक कर रही थी। सरिता एक मोटे से देवी के कप्तान के गले में दुपट्टे का फंदा डाले शैंपेन के ग्लास की डुगडुगी बजा रही थी। नाच झमूरे डग 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 डग, और वो भालू की नकल में उछल रहा था। कवि हैकल चरण सिंह मुंह खोले चित पड़ा था। एक गोल मटोल बटवासी हसीना उसकी चटियल छाती पर पालती मारे बैठी थी और मुंह में कतरे टपका रही थी। उसकी नारंगी कमीज के चाक ऊपर तक फटे हुए थे। भाभी का फोन आया था। रणधीर ने उसकी गंजी होती हुई चांद पर कलमे की उंगली से दायरा बनाते हुए कहा, क्यों? बड़ी लंबी खामोशी के बाद पूछा। यानी दफ्तर में आया था, केशव ने मुझसे कहा। धर्म का चेहरा सफ़ेद होने लगा। उठकर बैठ गया। रुपयों की ज़रूरत थी। वो फिर वापस लेट गया। उसकी ज़रूरत किसको नहीं, मैंने कह दिया सुबह बैंक खुलते ही भिजवा दिए जाएंगे। सुबह क्यों? मुझे कहा होता तुमने। वो टेलीफोन की तरफ बढ़ा। हेलो केशव, फोन आया था। रुपयों का कोई जिक्र नहीं किया। अब आप पूरी बात तो सुनते नहीं, बौखलाए देते हो। मुझसे कहा था रुपयों का, तुम्हें पूछ रही थी। तुम उस लौंडिया में मशगूल थे, मैं क्या कहता। या चलो बोर हो गए, धर्म ने उकता कर कहा। रणधीर का मुंह उतर गया। कहाँ जा रहे हो? मुझे उतारते जाओ। देखें मंगला को क्या ज़रूरत आन पड़ी है। तुम मोटर ले आना। अगर मैंने परसों ही तो 9,000 दिए थे, इतनी जल्दी फिर ज़रूरत पड़ गई। क्या इरादा है? पोटेको में मोटर रोक कर धर्म खामोश बैठा रहा। तो रणधीर ने पूछा, बड़ी रात हो गई है, सो गई होगी। फिर सुबह रुपये भिजवा देना। धर्म ने लंबी सांस ली और मोटर स्टार्ट की। तुम्हारे यहाँ चलें? चलो, मगर वो भुतनी रात भर लड़ेगी, नींद हराम होगी। नींद आती किस हरामजादे को है? केशव है ना घर पर? अच्छा तो कल जल्दी आ जाना, गाने का रिहर्सल है। जल्दी लो। जब मोटर आकर रुकी तो न जाने क्यों मंगला ने दम साध दिया और पैरों की चाप पर कान लगा दिया। मोटर फिर मुड़कर रवाना हो गई। कदमों की चाप न आई, कोई ना आया। कौन आता है? आ भर के उसने फिर आंखें मूंद ली। इस बार उसने रणधीर को बीच में नहीं डाला। रणधीर को उसके दिल का हाल क्या मालूम। उसने केशव के आगे दिल चीर कर रख दिया। इस तरह ना वो सोच सकता है न फैसला कर पाता है। ये फिल्म भी डिब्बे में जाएगी। केशव के यहाँ किसी ने 7 पुश्त से इश्क नहीं किया था। 15-16 बरस की उम्र में शादी हो गई, जिसे वो बगैर चूँ चरा के निभा रहा था। दुनिया में होते हैं ऐसे लोग भी, जिन्हें इश्क का शौक़ न सलीका। फिल्म लाइन में उसने इतनी ठोकरें खाई कि भूसा निकल गया। उसकी सारी जवानी दौलत कमाने का कोई जरिया तलाश करने में लुट गई। धर्म के साथ उसे पहली बार पैरों तले ज़मीन जमती नजर आई। उसकी समझ में आज तक ना आया कि इश्क क्या होता है, जिसके पीछे लोग रुपए का नुकसान कर लिया करते हैं। रुपया कमाने से भी दिलचस्प मशगला कोई हो सकता है? हाँ, औरत है, ऐसी जैसे रोटी है, चारपाई है, नहाना धोना है,
इसमें ऐसी क्या कबाहत, जो कमीज साबित हो वो पहन ली। कैसे कपड़े की है, रंग कैसा है, ये ना उसने कभी देखा न सोचा। कोई अहमक देख सकता है। वो बड़ी होशियारी से पहले ही बार में अमीना से मुलाकात में कामयाब हो गया। कलर फिल्म है, 50 लाख से कम नहीं बैठेगा, 12 गाने होंगे, पर फटाफट बनेगी। उसने फौरन बिजनेस शुरू कर दिया। मैंने साफ कह दिया धर्म जी को कि ये पिक्चर छोड़ने की नहीं, इसे तो आप ही बनाएंगे। अच्छा, अमीना कतई मालूम ना हुई, मगर दिल रखने को कह दिया। कसम से क्या रोल है। मधुबाला तो बस तड़प उठी। उसे याद भी ना रहा कि मधुबाला तो अनारकली थी, कभी की दीवार में चुन दी गई। वैजयंती कुछ ठीक है, उसने बात संभाली, मगर मैंने कह दिया ये रोल तो बस एक ही स्टार कर सकती है, और वो अपनी जरीना जी। तो बस आप शाम को आकर कॉस्ट्यूम का नाप दे दीजिए। कौन, मैं? अमीना बदजाती पर उतर आई। हैं वो बड़ी दरिया दिली से हंसा। वो आप समझती हैं अमीना जी, वो तो बच्चा है, आप ही सब कुछ हैं, बुजुर्ग हुई ना। ये आपकी गलत फहमी है। बहन तो हूँ, मगर वो सब फैसले अपनी मर्जी से करती है। बात यह है केशव जी, जरीना के पास बिल्कुल वक्त नहीं। 6 पिक्चरें और सब बड़े हीरो, बड़े बिजनेस डायरेक्टर के साथ। मद्रास के 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं और 3 का ऑफर आया है। इतनी फिल्मों में काम करने से मिट्टी पलीद हो जाती है। अमीना भी नहले पर दहरा निकालने लगी। अरे जरी तैयार हो जाओ, 3 बजे, 3:30 बजे पिक्चर शुरू हो जाएगी। वो उठने के लिए पैर से चप्पल टटोलने लगी। अच्छा केशव जी सुनिए तो। केशव ने रेल छूटते देखकर जल्दी जल्दी पत्तियां फेंकना शुरू की। धर्म के दिल का सुकून है तो कंपनी चलती है, कंपनी चलती है तो स्टाफ की रोटी चलती है। वो सब शर्तें मानने को तैयार हैं। और उसने पुलिंदा फेंक ही दिया। शर्तें? हाँ, रणधीर जी से बात हुई थी। हाँ, रणधीर जी से बात हुई थी ना फॉरेन में। उसने बड़ी राजदारी से कहा, आप अब तो वो मुस्तकिल पेडर रोड पर आ गए हैं, वहीं रहते हैं, आते जाते भी नहीं। वो गोता मार गई। केशव के सर पे खून उबलने लगा। अच्छी मैनेजरी है कि साहब के नाई बनकर पैगाम लाए, जी चाहा दिल खोल कर खरी खरी सुनाए और रास्ता नापे। क्या सोच रही हो? बस समझ में नहीं आता कि क्या सोचूं। ऐसा कीजिए, आप जरीना से बात कर लीजिए। वो लपक कर जरीना को पुकारती अंदर चली गई। थोड़ी देर दोनों खुसर फुसर करती रहीं। फिर जरीना सहमी, डरी, पंजों के बल आई। गमो अंदोह की तस्वीर बनी कुर्सी के किनारे पर टिक गई। तुम्हें तो अंदाजा होगा जरीना जी, वो अपनी जिंदगी से उकता गए। किसी काम में मन नहीं लगता, रात दिन पीते हैं। अगर यही हाल रहा तो उसने बड़े ड्रामाई अंदाज में मौके पर जुमला तोड़ा। जरीना की आंखों में सावन झूम आया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनका खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। जरीना एक सिसकी ली और हिरनी जैसी बड़ी आंखों से खला में घूरने लगी, जैसे धर्म की अर्थी का जुलूस जा रहा हो। मगर दीदी, जरीना ने आंचल से मुंह ढक लिया और लंबी लंबी सांस खींचने लगी। उनकी फिक्र ना करो। कैसे उनकी फिक्र ना करें केशव जी? 3 बच्चों की माँ है, मजाक नहीं। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? मद्रास में वो और रमी क्या रास्ता चाहते हैं? बड़े लोगों के बड़े शौक। पूरे पूरे विस्की के केस एक रात में ख़त्म हो जाते हैं। जरीना उठकर भाग गई।
अमीना साड़ी बदल कर आ गई। अरे ये ठिकाने लगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। अरे जी ठिकाने लगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। अच्छा जी है कि ठिकाने लगने का नाम नहीं लेता। घर में 3 बच्चों की माँ है, मद्रास में खानियों की फौज है, बांद्रा में पद्मा देवी हैं और सरिता देवी अलग पेडर रोड की रौनक बढ़ाने के लिए आती जाती रहती हैं। और ये सब किसका कसूर है? केशव भी फट पड़ा। इतनी फिल्में बनाई भी, दीदी से आधी बात की नौबत नहीं आई। तुम्हारे आते ही सब भस्म हो गया। जाने दीजिए, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे धर्म जी को जानते ही नहीं। जरीना के बहाने अपनी गुणवंती को छोड़ रहे हैं। कल कोई और नई नवेली आंखों में उतर आई तो इसे छोड़ के उसको संभालेंगे। काहे को बेज़बान मंगला का सबर समेटते हो? अमीना नरम पड़ गई और फिर वही झगड़ा खड़ा हो गया। क्या आप लोग क्या करेंगे? कैसा झगड़ा? केशव का सर चकरा रहा था। आप ही सब कुछ कंपनी की खातिर कर रहे हैं। हाँ, उसे धर्म के बारे में जो मैंने कहा वो झूठ थोड़ी कहा। उनसे मिलकर उनकी हालत तो देखो, तुम्हारा जी पिघल जाएगा। लेकिन आपको तो कंपनी की पड़ी है। दीदी चुपचाप रह लेंगी, फिर वही म्यूजिशियन और प्लेबैक सिंगर गड़बड़ करेंगे, फिर गानों की मुसीबत होगी। केशव बुरी तरह लाजवाब हो गया, बेहद सटपटा गया। नहीं, शायद आपके कुछ ना हो, उसने मरी हुई आवाज़ में कहा। और एक शायद के भरोसे पर आप इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं। केशव के जाने के बाद जरीना ने झांका। गया? उसने शरारत से आंखें झपकाई। हाँ गया, हरामजादा सुअर का बच्चा कमीना। उस लुच्चे की दलाली करने चला आया था। सबकी रोजी लगी है ना, इसलिए मस्का लगाते हैं, उसकी पीठ ठोकते हैं, बोनस देता है ना, तो क्या उसकी नासबरदारियाँ करते हैं? जो कल को दिवालिया निकल जाए तो कौड़ी के 3 कोई ना पूछे। सब उसे छोड़ने को किसी दूसरे तारादर की पूंछ पकड़ लेंगे और लटक जाएंगे। जरीना दूर जाने कहाँ चली गई थी? क्या सोचने लगी? अमीना ने पूछा। कुछ नहीं, कलर में है फिल्म। क्या इरादे हैं? कुछ नहीं अमीना पर, कुछ भी नहीं। उसने मुंह फेर लिया। मद्रास की दोनों फिल्में कलर में हैं, यहाँ की भी तीनों कलर होंगी। छी, मद्रास की फिल्में धूम धाम के सिवा में होता ही क्या है? सारे वक्त कैमरा दिलीप कुमार पर रहेगा। वही गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, हमें कोने में दांत निकोसे खड़े रहेंगे। तो यूं कहो ना, साफ साफ नीयत खराब हो रही है। नीयत तो उस रोल पर हमेशा से खराब थी, और रोल के साथ जो चख लगी है वो तुमने लगाई है। जरी मैं शाम की गाड़ी से जा रही हूँ, बस धमकियाँ देने लगी। आपा मेरी जान में गुस्सा न कर, तुझे खफा करके कैसे जीऊँगी? जरीना से गले में झूल गई। जरीना सच्ची सच्ची बताएगी? अमीना ने बड़ी एहतियात से पूछा। पूछो। जरीना चहक कर बोली। अगर ऐसी बात थी तो पहले बेकार क्यों तूफान उठाया? अनिल का कॉन्ट्रैक्ट वादा किया और मुकर गए। तूने कहा होता। बाप रे, वो जोर का लपड़ मारते कि तबीयत हरी हो जाती। अमीना बड़ी हसरत से उसे देखने लगी, फिर उसे गोद में समेट लिया। क्या वो नामुराद गुरु भी लपड़ मारता था? हाँ, जरीना ने सर हिला दिया। खुदा गारत करे इन कुत्तों को, उनकी खबर में कीड़े पड़े तो उस कमबख्त से डरती है। फिर भी उस मर्दुए पर मिट्टी धरी है। मर्दुए को तो मैं नहीं जानती, डायरेक्टर पर मिट्टी धरी है।
उसमें और हरामजादे गुरु में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो कुछ भी नहीं। आज मैं जो कुछ नाच लेती हूँ वो उसी ने सिखाया, उसके आगे कोई भी ना सिखा सका। जैसा रोल मैंने पूर्णिमा में किया है कभी ना कर सकूंगी। न तृष्णा की गुलाबी फिर पैदा होगी। और जो गुरु दक्षिणा देनी पड़ी उसका तुझे कोई दुख नहीं, कोई शर्म नहीं। जब थप्पड़ लगता है तो दुख होता है, फिर मिट जाता है। लुटने के बाद इज्जत वापस नहीं मिलती। मगर आपा तुम ही तो कहती हो, मगर आपा तुम ही तो कहती हो सबसे कि लोग बिकते हैं। माफ़ कीजिएगा, मगर आपा तुम ही तो कहती हो सबसे कि लोग बकते हैं, झूठ उड़ाते हैं। दूल्हा भाई को तुमने कायल कर दिया था कि नहीं फिल्म लाइन में किसी के पास सर्टिफिकेट है कि इज्जत लूटी या नहीं। वैसे भी दुनिया तो एक्ट्रेस को ही बदकार कहती है। जरी तूने नाहक फिल्म लाइन पकड़ ली। तू तो अव्वल दर्जे की वकील बन सकती थी। तो ये था अजीब आदमी का आज का हिस्सा। कल फिर आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।